हेलो एवरीवन, ये इस सीरीज की 8वीं वीडियो है। इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 10th के 8th चैप्टर को, जिसका नाम है हेरिडिटी। तो इस चैप्टर का एवोल्यूशन वाला पार्ट आपके सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है, तो आपको इस वीडियो में केवल हेरिडिटी वाले पार्ट को पढ़ना है। तो आज हम इस पूरे चैप्टर को काफी शॉर्ट टाइम में एनिमेशन के थ्रू इस तरह से समझेंगे कि आपकी बोर्ड एग्जाम में काफी हेल्प हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले चैप्टर में देखा है कि रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में नए इंडिविजुअल्स फॉर्म होते हैं। ये जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो वैसे सिमिलर होते हैं अपने पेरेंट्स से, और कुछ इनमें डिफरेंसेस भी होते हैं। तो आपने पिछले चैप्टर में ही ये पढ़ा और देखा भी होगा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन या जो डिफरेंसेस होते हैं वो कम होते हैं, वहीं पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन या डिफरेंस काफी ज्यादा होते हैं। तो आगे पहले ही टॉपिक में हमें वेरिएशन के बारे में स्टडी करनी है। हमें जानना है कि ये क्या होता है, ये कैसे अराइज होता है और उसके क्या नुकसान क्या फायदे होते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि वेरिएशन क्या होते हैं। तो ये डिफरेंस होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स या ट्रेट्स में इंडिविजुअल्स के अंदर, जो कि रिप्रोडक्शन के दौरान उनमें ट्रांसफर हुए हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान हमें ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंपैरिजन में। और बात करें इसके पीछे की रीजन की, तो इसका मेन रीजन ये है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसकी वजह से कैरेक्टर्स के ट्रांसफर में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस होती है और ज्यादा वेरिएशन अराइज होता है। फॉर एग्जांपल आप देखिए, जैसे जो शुगर केन होता है उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो उसमें कम वेरिएशन होता है और मोस्टली सभी शुगर केन सेम दिखते हैं। और जो डॉग्स होते हैं उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो उनमें वेरिएशन ज्यादा होता है क्योंकि उनमें 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, इसीलिए इनमें डिफरेंसेस भी ज्यादा होते हैं। तो आप देखिए कि जब रिप्रोडक्शन होता है तो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं, और इसके साथ कुछ वेरिएशन भी अराइज होते हैं। और वेरिएशन इसलिए अराइज होते हैं क्योंकि डीएनए कॉपिंग की प्रोसेस भी 100% एक्यूरेट नहीं होती है। और ये जो वेरिएशन जो रिप्रोडक्शन के दौरान अराइज होते हैं वो काफी इम्पोर्टेंट होते हैं, और ये वेरिएशंस ऑर्गेनिज्म की हेल्प करते हैं सर्वाइवल में बदलती क्लाइमेटिक और बिहेवियर कंडीशन के हिसाब से। जैसे कि मान लो कि 2 बैक्टीरिया हैं, एक में वेरिएशन के कारण हीट सहने की कैपेबिलिटी आ गई है और एक में नहीं आई है। तो ऐसे केस में जिस बैक्टीरिया के अंदर वेरिएशन होगा वो सरवाइव कर जाएगा किसी हीट वेव में, और जिस बैक्टीरिया में वेरिएशन नहीं होगा वो मर जाएगा। आगे हमें समझना है हेरिडिटी को। तो हेरिडिटी बेसिकली होता है पेरेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स का उनके ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसफर होना। तो हम जानते हैं हमारे अंदर मोस्टली कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पेरेंट्स से ही ट्रांसफर होते हैं। ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इन्हें साइंटिफिक लैंग्वेज में ट्रेट्स भी कहा जाता है। तो ये ट्रेट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, जो कि है इनहेरिटेड ट्रेट्स और एक्वायर्ड ट्रेट्स। तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स इंडिविजुअल में उनके पेरेंट्स से ट्रांसफर होते हैं उन्हें इनहेरिटेड ट्रेट्स कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ह्यूमंस में देखें, जैसे कि आई कलर, स्किन कलर, ये दोनों जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो ह्यूमन बींग्स में इनहेरिटेड होते हैं, यानी कि पेरेंट्स से आते हैं। वहीं पर एक्वायर्ड ट्रेट्स वो ट्रेट्स होती हैं जो कि इंडिविजुअल डेवलप करता है अपने लाइफ टाइम में। फॉर एग्जांपल स्विमिंग, साइकिलिंग, ईटीसी। तो ये थी इनहेरिटेड ट्रेट्स और एक्वायर्ड ट्रेट्स। आगे हमें समझना रूल्स फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स, मेंडल कंट्रीब्यूशन, मतलब कि ट्रेट्स के इनहेरिटेंस के रूल्स। तो ये रूल्स मेंडल ने दिए थे। तो ग्रीगर मेंडल ने कहा था कि ह्यूमंस में जो ट्रेट्स आते हैं वो रिलेटेड होते हैं उस फैक्ट से कि जेनेटिक मटेरियल के ट्रांसफर में मदर और फादर का इक्वल रोल होता है जेनेटिक मटेरियल के ट्रांसफर में। तो इसका मतलब हुआ कि हर एक ट्रेट या कैरेक्टर जो होता है वो दोनों पैटर्नल और मैटरनल डीएनए यानी कि मदर और फादर के डीएनए से इन्फ्लुएंस होता है। तो इसको सर ग्रीगर मेंडल ने एक्सप्रेस किया था। उन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है। ये पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने मैथ और साइंस की नॉलेज को यूज करके लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिया था। मेंडल ने खुद से काफी सारे एक्सपेरिमेंट किए थे, तब जाके उन्होंने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिए थे, और इसमें उन्होंने मेनली 3 लॉज दिए थे जिन्हें हम आगे समझेंगे। तो मेंडल ने जो भी एक्सपेरिमेंट किए थे वो सब उन्होंने पी प्लांट्स पर किए थे। तो पी प्लांट्स का साइंटिफिक नेम होता है पाइसम सटाइवम। मेंडल के पी प्लांट्स पर एक्सपेरिमेंट के पीछे कुछ इंपोर्टेंट रीजंस थे, जैसे कि ये प्लांट्स आसानी से ग्रो हो जाते हैं। दूसरा, इनका लाइफ स्पेन जनरली काफी शॉर्ट होता है, जिसकी वजह से हम ज्यादा से ज्यादा जनरेशन की स्टडी कर पाते हैं। तो आप मान लीजिए कि मेंडल पी प्लांट की जगह अगर कोई लॉन्ग लाइफ स्पेन वाला प्लांट ले लेते
तो वो ज़्यादा जनरेशन की स्टडी नहीं कर पाते। इसके साथ पी प्लांट्स बाइसेक्सुअल होते हैं, यानी कि हर एक फ्लावर के अंदर ही मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, जिससे सेल्फ पॉलिनेशन आसानी से हो पाता है और क्रॉस पॉलिनेशन भी आसानी से हाथों से की जा सकती है। और तीसरा रीजन पी प्लांट्स को यूज करने का ये था कि इसमें जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं वो क्लियरली विजिबल होते हैं। तो पी प्लांट्स के अंदर 7 पेयर्स में कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स का मतलब ऐसे कैरेक्टर्स जो कि हर एक जनरेशन में शो होते हैं, जैसे कि सीड शेप की वो राउंड होता है या रिंकल्ड होता है, सीड कलर, सीड कोट, etc। तो आप सिंपली बस इतना याद रखें कि कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स वो कैरेक्टर्स होते हैं जो कि हर एक जनरेशन में शो होते हैं। और ये कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स या ट्रेट्स जो होते हैं वो मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, जो कि है डोमिनेंट ट्रेट्स और रिसेसिव ट्रेट। तो डोमिनेंट ट्रेट्स या कैरेक्टर्स वो ट्रेट्स होते हैं जो कि अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं जनरेशन में। वहीं पर रिसेसिव ट्रेट्स वो ट्रेट्स होते हैं जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं लेकिन प्रेजेंट होते हैं उस जनरेशन में। फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए कि 2 पेरेंट्स हैं, एक की आई का कलर है ब्लैक और दूसरे पेरेंट की आई का कलर है ब्राउन। तो मोस्टली चांसेस है कि इन दोनों पेरेंट्स का जो ऑफस्प्रिंग होगा उसकी आई का कलर ब्लैक ही होगा, क्योंकि ब्लैक डोमिनेंट ट्रेट है। तो डोमिनेंट ट्रेट और रिसेसिव ट्रेट में सिंपली बस आप इतना याद रखें कि जो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है वो होता है डोमिनेंट ट्रेट, और जो ट्रेट प्रेजेंट होता है लेकिन डोमिनेंट ट्रेट की वजह से एक्सप्रेस नहीं हो पाता वो होता है रिसेसिव ट्रेट्स। जैसे पी प्लांट्स होते हैं उनमें टॉल प्लांट्स डोमिनेट होते हैं और शॉर्ट प्लांट्स रिसेसिव होते हैं। तो जब इन दोनों की क्रॉस होती है तो मोर लाइकली टॉल प्लांट्स ही फॉर्म होता है, क्योंकि वो डोमिनेंट ट्रेट होता है। इसके बाद हमें देखना है कुछ इंपोर्टेंट टर्म्स को जिन्हें जानना हमें जरूरी है। तो पहली टर्म है जीन। तो जीन हेरिडिटी की वो यूनिट होती है जिससे सभी कैरेक्टर्स जैसे कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन वगैरह ट्रांसफर होती है पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग में। नेक्स्ट है एलील। तो सेम जीन के ही अलग अलग फॉर्म को या वेरिएंट को ही एलील कहा जाता है। जैसे कि आप मान लो कि कोई जीन है आई कलर के लिए, तो उसके एलील हो जाएंगे ब्लैक कलर और ब्राउन कलर। तो एलील बेसिकली डिफरेंट फॉर्म होते हैं सेम जीन के। फॉर एग्जाम्पल हम प्लांट्स में बात करें हाइट वाले जीन की, तो उसमें कैपिटल टी एलील टॉलनेस को रिप्रेजेंट करती है, वहीं पर स्मॉल टी एलील ड्वार्फनेस को रिप्रेजेंट करती है। आगे हमें समझना है फिनोटाइप के बारे में। तो फिनोटाइप बेसिकली ऑर्गेनिज्म के उन कैरेक्टरिस्टिक्स को कहा जाता है जो कि हमें ऑब्जर्वेबल होते हैं, यानी कि दिखते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि फिजिकल अपीयरेंस वाले कैरेक्टर्स को और बे कैरेक्टर्स को जिन्हें हम देख सकते हैं उन्हें फिनोटाइप कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल टालनेस, ड्वार्फिज्म, राउंडनेस, etc। फिनोटाइप के बाद हमें समझना है जीनोटाइप को। तो जो जीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर कैरेक्टर्स के लिए उन्हें जीनोटाइप कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल कैपिटल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी etc। इसके बारे में जब हम आगे पढ़ेंगे तो आप और अच्छे से समझ जाएंगे। इसके बाद हमें समझना है ऑर्गेनिज्म की 2 कंडीशंस को, जो कि है होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। तो होमोजाइगस ऑर्गेनिज्म वे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर दोनों जीन्स सेम टाइप के प्रेजेंट होते हैं। तो हम जानते हैं कि जीन्स जो हैं वो पेयर में प्रेजेंट होते हैं। तो होमोजाइगस ऑर्गेनिज्म में सेम जीन प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ऑर्गेनिज्म में दोनों टॉलनेस के ही सेम जीन एक्सप्रेस हुए हैं तो उसको कैपिटल टी लिखा जाएगा, और अगर किसी ऑर्गेनिज्म में ड्वार्फिज्म के जीन एक्सप्रेस हुए हैं तो उसको स्मॉल टी लिखा जाता है। वहीं पर हेट्रोजाइगस ऑर्गेनिज्म की वो कंडीशन होती है जिसमें उसके दोनों जीन्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई ऑर्गेनिज्म में जीन है कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो इसमें कैपिटल टी है टॉलनेस के लिए और स्मॉल टी है ड्वार्फनेस के लिए। यहाँ पर जो टॉल वाला कैरेक्टर है वो डोमिनेंट होने की वजह से एक्सप्रेस होता है। तो ये थे कुछ इंपोर्टेंट टर्म्स जो आपको समझने थे मेंडल के एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए। अगर आपको अभी इनमें कोई भी कंफ्यूजन रह गई है तो जब हम मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स को समझेंगे तो ये सब आपकी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब हम देखते हैं मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स को। तो मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में 2 क्रॉस की थी, जो कि है मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाईहाइब्रिड क्रॉस। तो अब हमें इन दोनों क्रॉसेस को अच्छे से समझना है। तो पहले है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस होती है 2 पी प्लांट्स के बीच में एक पेयर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के साथ। तो इसमें मेंडल ने एक प्योर टॉल प्लांट कैपिटल टी जीनोटाइप का लिया और एक प्योर ड्वार्फ प्लांट स्मॉल टी जीनोटाइप का लिया, और इन दोनों प्लांट्स की क्रॉस पोलिनेशन कराई। तो आप देखिए जब ये क्रॉस हुई तो पहली जनरेशन में यानी कि F1 जनरेशन में चारों प्लांट्स टॉल हुए। आप देख सकते हैं कि इनमें रिसेसिव ट्रेट स्मॉल टी भी है, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं हो पा रही है डोमिनेंट ट्रेट की वजह से। तो जब ये F1 जनरेशन का जो रिजल्ट है जो कि चारों का है कैपिटल टी स्मॉल टी, तो मेंडल ने फर्दर इनकी आपस में क्रॉस पोलिनेशन कराई
तो जब इनकी आपस में क्रॉस पॉलिनेशन होती है तो F2 जनरेशन में हमें ये रिजल्ट देखने को मिलते हैं, जो कि है कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी। तो आप देख सकते हैं कि F2 जनरेशन में फिनोटिपिक रेशियो है 3:1, यानी कि 3 टॉल प्लांट्स हैं और 1 शॉर्ट प्लांट है। वहीं पर अगर हम इन्हें जीनोटाइप के हिसाब से देखें तो ये रेशियो होगा 1:2:1, यानी कि इनमें एक प्लांट प्योर टॉल प्लांट है, 2 प्लांट टॉल हैं लेकिन उनमें भी रिसेसिव ट्रेट है जो कि एक्सप्रेस नहीं हो पा रहे हैं। वहीं पर एक शॉर्ट प्लांट है जिसमें दोनों एलील्स में रिसेसिव ट्रेट्स हैं। तो ये थी मोनोहाइब्रिड क्रॉस और ये थे इनके जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो। मोनोहाइब्रिड क्रॉस को समझने के बाद अब हमें समझना है डाईहाइब्रिड क्रॉस को। तो ये क्रॉस होती है 2 प्लांट्स के बीच में जिनमें 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं। तो आप देखिए डाईहाइब्रिड क्रॉस में 2 पेयर कैरेक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, जबकि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में 1 पेयर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स ही इन्वॉल्व होते हैं। तो मेंडल ने क्रॉस ब्रीड कराई पी प्लांट्स की जो कि राउंड येलो सीड्स थी, मतलब कि पी प्लांट्स की शेप राउंड और कलर येलो थी। इनकी ब्रीड मेंडल ने कराई ऐसे पी प्लांट से जो कि रिंकल्ड ग्रीन थे, मतलब कि उनका शेप रिंकल्ड था और कलर ग्रीन था। तो आप देखिए जब ये क्रॉस ब्रीड हुई तो F1 जनरेशन में सभी प्लांट्स राउंड येलो आए, लेकिन F1 जनरेशन में रिसेसिव ट्रेट्स भी थी जो कि डोमिनेंट ट्रेट की वजह से एक्सप्रेस नहीं हो पाई। तो फिर जब मेंडल ने फर्दर आगे F1 जनरेशन की प्लांट्स के बीच में जब क्रॉस ब्रीड कराई तो जब ये क्रॉस हुई तो ये रिजल्ट आया। तो आप इस टेबल में देखिए ये रिजल्ट है F2 जनरेशन की क्रॉस ब्रीडिंग का। तो आप देख सकते हैं कि F2 जनरेशन में 9 प्लांट्स राउंड एंड येलो हैं, 3 राउंड एंड ग्रीन हैं, 3 रिंकल्ड एंड येलो हैं और 1 प्लांट रिंकल्ड एंड ग्रीन है। तो आप देख सकते हैं कि डाईहाइब्रिड क्रॉस में F2 जनरेशन का फिनोटिपिक रेशियो है 9:3:3:1। तो आपको ये डाईहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो याद रखना है। ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है और इसका जीनोटिपिक रेशियो आपकी क्लास में नहीं पूछा जाता है। तो मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट और रिसर्च के बेसिस पर 3 लॉज दिए थे, जो कि है लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो चलिए समझते हैं इन्हें। तो पहले है लॉ ऑफ डोमिनेंस, जो कि कहता है व्हेन पेरेंट्स विद कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स वर क्रॉस्ड ओनली 1 ट्रेट विल अपीयर इन नेक्स्ट जनरेशन। यानी कि जब 2 पेरेंट्स जिनमें कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स होते हैं, यानी कि अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं, तो अगली जनरेशन में केवल एक ही ट्रेट एक्सप्रेस होती है। जो ट्रेट या कैरेक्टर अपीयर होता है वो होता है डोमिनेंट ट्रेट, और जो ट्रेट या कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं हो पाता है वो होती है रिसेसिव ट्रेट्स। दूसरा लॉ है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जो कि कहता है ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन ईच गैमीट रिसीव्स ओनली 1 ऑफ द 2 जीन कॉपीज प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिज्म। मतलब कि गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पर हर एक गैमीट में हर एक पेरेंट के 2 जीन में से एक ही एलील इन्वॉल्व होता है। फॉर एग्जाम्पल 2 पेरेंट्स हैं जिनमें एक के अंदर जीन है कैपिटल टी, दूसरे के अंदर जीन है स्मॉल टी। तो गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे एक पेरेंट के जीन्स का एक ही एलील और दूसरे पेरेंट्स के जीन का भी एक ही एलील इन्वॉल्व होता है। इसके बाद है मेंडल का तीसरा लॉ, जो कि है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ये कहता है एलील्स फ्रॉम डिफरेंट जीन्स आर सॉर्टेड इनटू गैमीट्स इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। मतलब कि डिफरेंट जीन से जो अलग अलग एलील्स गैमीट फॉर्म करते हैं वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। इसके बाद हमें देखना है हाउ डू दीज ट्रेट्स एक्सप्रेस्ड, मतलब कि ये जो ट्रेट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ये कैसे एक्सप्रेस होते हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो हमारे जो सेल्स होते हैं उनके अंदर जो प्रोटीन होता है उसी की वजह से हमारी बॉडी में ट्रेट्स या कैरेक्टर्स होते हैं। तो सेल के प्रोटीन को बनाने का इन्फॉर्मेशन सोर्स होता है डीएनए, और डीएनए के अंदर जो सेक्शन होता है जो कि इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है प्रोटीन के लिए, उसे जीन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स की जो हाइट होती है वो प्लांट्स के हार्मोन पर डिपेंड करती है, और प्लांट्स के जो हार्मोन होते हैं वो इफिशियंसी पर डिपेंड होते हैं। जैसे अगर प्लांट हार्मोन्स अगर सही से रिलीज होते हैं तो प्लांट की हाइट सही से बढ़ती है, और अगर वहीं पर प्लांट हार्मोन सही से रिलीज नहीं होते हैं तो प्लांट्स की हाइट सही से नहीं बढ़ती है। तो आप देखिए कि होता क्या है, सेल के अंदर डीएनए में प्रोटीन सिंथेसिस होता है जो कि ट्रेट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। डीएनए के अंदर जीन होता है जो कि उस मेन प्रोटीन को कैरी करता है। तो अगर वो जीन या एंजाइम एफिशिएंटली काम करता है तो सही से हार्मोन वगैरह प्रेजेंट होते हैं और ऑर्गेनिज्म सही से ग्रो होता है। तो हम कह सकते हैं कि जीन्स ही ट्रेट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल करते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। इसके बाद हमें समझना है चैप्टर के आखिरी टॉपिक को, जो कि है सेक्स डिटर्मिनेशन। तो सेक्स डिटर्मिनेशन बेसिकली होता है ऑफस्प्रिंग्स का जेंडर डिटर्मिनेशन। तो जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो 2 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जिसमें कि पहला है एनवायरमेंटल फैक्टर। तो कुछ एनिमल्स होते हैं जिनमें ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है कि उनके एग्स का जेंडर क्या होगा।
फॉर एग्जाम्पल टर्टल्स। तो जो टर्टल्स होते हैं उनके एग्स का जेंडर स्पेसिफिक टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। इसके बाद दूसरा फैक्टर है जेनेटिक फैक्टर। तो कुछ एनिमल्स में या कहें ज्यादातर हायर एनिमल्स में इंडिविजुअल्स का जो जेंडर होता है वो क्रोमोजोम के पेयर से डिसाइड होता है। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स, डॉग्स, ईटीसी। तो जिन क्रोमोजोम से एनिमल्स का या ह्यूमंस का जेंडर डिसाइड होता है उन्हें सेक्स क्रोमोजोम कहा जाता है। इसके बाद बिल्कुल लास्ट में हमें देखना है कि ह्यूमंस में कैसे सेक्स डिटरमाइन होता है। तो ह्यूमन बींग्स में टोटल 46 क्रोमोजोम्स होते हैं। ये क्रोमोजोम्स पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। तो ह्यूमन बींग्स में 23 पेयर्स क्रोमोजोम प्रेजेंट होते हैं, जिनमें से जो 22 पेयर क्रोमोजोम्स होते हैं वो सेम होते हैं मेल्स और फीमेल्स के अंदर, जिन्हें ऑटोसोम्स कहा जाता है। सिर्फ एक पेयर क्रोमोजोम का जो होता है वो अलग अलग होता है मेल्स और फीमेल्स के अंदर, उस पेयर को सेक्स क्रोमोजोम कहा जाता है। तो अब आप देखिए कि कैसे इन क्रोमोजोम से जेंडर डिटरमाइन होता है। तो मेल के सेक्स क्रोमोजोम 2 टाइप्स के होती हैं, जो कि है एक्स एंड वाई। वहीं पर जो फीमेल्स के अंदर क्रोमोजोम होते हैं वो सेम होते हैं, जो कि है एक्स एंड एक्स। तो जो एक्स क्रोमोजोम होता है वो फीमेल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और जो वाई क्रोमोजोम होता है वो मेल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हम जानते हैं कि जब गैमीट फॉर्म होता है तो दोनों पेरेंट्स का एक एक क्रोमोजोम कंबाइन होता है ऑर्गेनिज्म के फॉर्मेशन के लिए। तो अगर फीमेल्स का एक्स वाला क्रोमोजोम मेल के एक्स वाले क्रोमोजोम के साथ कंबाइन होता है तो जो ऑफस्प्रिंग होता है वो फीमेल यानी कि लड़की होती है। और वहीं पर जब ये फीमेल का एक्स क्रोमोजोम अगर मेल के वाई क्रोमोजोम से फ्यूज हो जाता है तब जो ऑफस्प्रिंग होती है वो मेल होता है यानी कि लड़का होता है। तो ह्यूमंस में जेंडर या सेक्स डिटर्मिनेशन जो है वो मेल्स पर ही डिपेंड होता है, क्योंकि मेल्स के अंदर ही एक्स और वाई क्रोमोजोम प्रेजेंट होते हैं। जो एक्स क्रोमोजोम होता है वो फीमेल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और जो वाई क्रोमोजोम होता है वो मेल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आपने शायद ये बात नोटिस नहीं की होगी, लेकिन अभी भी आप अगर देखेंगे तो गांव वगैरह में आज भी जब लड़की पैदा होती है तो उसके लिए फीमेल्स को ही ब्लेम किया जाता है। लेकिन अगर हम एक्चुअल रियलिटी में देखें तो ह्यूमन बीइंग्स के अंदर जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो मेल पेरेंट पर डिपेंड करता है, क्योंकि उसके अंदर ही एक्स और वाई क्रोमोजोम प्रेजेंट होते हैं। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और आप चाहें तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं इस सीरीज की अपकमिंग वीडियोस को देखने के लिए। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।